रियलिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो मॉडर्न नावल है, जोसेफ कॉनरेड ने इसको लिखा है। इसमें इम्पीरियलिज्म का एक थीम हमें मिलता है कि इसमें जो है ना किस तरह से उसने इम्पीरियलिज्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इम्पीरियलिज्म का टॉपिक हमने एक दफ़ा पार्ट 1 में प्रोज में पढ़ा था, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म बाय एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड ने भी इम्पीरियलिज्म की बात की थी। इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि ना किसी की जगह पे, किसी की टेरिटरी पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया जाए, उस पर जो है अपनी हुकूमत की जाए, वहाँ के लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया जाए। तो उसने जो था जब अपना ऐसे कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म लिखा था, उसमें जोसेफ कॉनरेड का रेफरेंस दिया था, जोसेफ कॉनरेड की बात की थी। अब यही चीज़ जो है, जो जोसेफ कॉनरेड है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है, उसी टॉपिक को लेके चल रहा है जो कि एडवर्ड सैड ने डिस्कस किया था। Though The Heart of Darkness is a short novel, it has of several themes. For example, theme of self-restraint, the theme of the working of the subconsciousness mind of man, the theme of exploration, the theme of the influence of barbarism and the theme of imperialism. अब इस नावल में जो है बहुत ज़्यादा हमें थीम्स में जो है मिलते हैं। कॉनरेड्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस थीम्स वाज बेस्ड ऑन हिज ओन विजिट टू कॉन्गो। अब कॉनरेड ने ये जो थीम्स थे किस तरह से एक्सप्लोर किए थे, किस तरह से वो इन कंक्लूजन पे पहुंचा था, क्योंकि इसने जो था अपनी लाइफ में एक जो था ना कॉन्गो रिवर जिसका नाम है, वहाँ की सैर की थी, वहाँ की सैर पे गया था और वहाँ के जो जितने भी वाक़यात थे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थे, जितने भी एक्सपीरियंसेस थे ना, उसने एक डायरी की फॉर्म में नोट डाउन कर लिया था और बाद में उसको नावल की शेप दे दी थी, ताकि वो वहाँ के लोगों के हालात, वहाँ की जो थी परेशानियाँ, वहाँ के पे किस तरह से लोगों को ग़ुलाम बनाया जा रहा है, उनको उनसे जो है इंसानी हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे, ये सारी चीज़ें उसने बयान करने की कोशिश की थी। इन हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड हाईलाइट्स द कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नावल है, इसमें जोसेफ कॉनरेड ने कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म को हाईलाइट करने की कोशिश की है। दैट इज़ रूलिंग ओवर अफ्रीका, जो कि अफ्रीका पे जो वाइट पीपल हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने ब्लैक पीपल को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। थ्रू द जर्नी ऑफ कॉन्गो द करेक्टर ऑफ मार्लो इज़ चूज़न फॉर दिस पर्पज़। अब जो कॉन्गो रिवर की जो जर्नी है, उसका जो सफ़र है, उसने हालांकि सफ़र तो उसने खुद किया था, खुद वो गया था कॉन्गो रिवर की सैर पे, लेकिन उसने स्टोरी को नरेट करने के लिए, नावल को बयान करने के लिए एक फ़र्ज़ी करैक्टर लिया है जिसका नाम मार्लो है। और मार्लो कौन है? दिस पर्पज़ हु लव्स टू गो टू जर्नी, कि मार्लो एक ऐसा करैक्टर है जिसे सफ़र करना बहुत पसंद है। एंड विशेज़ टू एक्सप्लोर ब्लैंक प्लेसेस, और वो खाली जगहों पे जो है एक्सप्लोरेशन के लिए जाता है। उसको उसकी हॉबी है एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों को, नई नई चीज़ों को, नई नई डिस्कवरीज़ को। नेक्स्ट देखिए, Marlowe's experience in Congo clearly showed that the white men there had failed to perform their functions. अब मार्लो जो है ना, उसका तजर्बा जो है इस बात को साबित करता है कि जो वाइट मैन हैं वो अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में है नाकाम रहे हैं, वो अपने फ़राइज़ को सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे। इंस्टेड ऑफ सिविलाइजिंग द सेवेजेस दे बिकम एक्सप्लॉयटर्स। हालांकि वो तालीम याफ्ता हैं, सिविलाइज पीपल हैं, लेकिन इसके अलावा फिर भी वो जो है तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले जो है बने हुए एक्सप्लॉयटर्स बन गए हैं। द कॉन्गो वाज गवर्नड बाय द बेल्जियन किंग Leopold II, and the Belgian trading companies were sending their agents into Congo for trading purpose. अब कॉन्गो जो रिवर था ना, वहाँ पे एक बेल्जियन किंग था जिसका नाम लोपर टू था, उसकी हुकूमत थी। और वो जो था ना, वो क्या करते थे कि वो अपने एजेंट्स को कॉन्गो रिवर पे की दूसरी साइड पे अपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तजारत के लिए भेजा करते थे। द चीफ कमोडिटी वाज आइवरी, और सबसे ज़्यादा जिसकी तजारत की जाती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी, वो आइवरी थी। आइवरी हाथी के दांत को कहते हैं, और ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे यहाँ गोल्ड को, डायमंड को कंसीडर किया जाता है ना, तो इस तरह वो इसको आइवरी को कंसीडर करते हैं। आइवरी वॉज ऑफ नो यूज़ टू द नेटिव्स। अब आइवरी का जो था कोई यूज़ वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तो बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। वाइल द वाइट मैन कलेक्टेड आइवरी एंड सेंट इट टू यूरोप, लेकिन वाइट मैन जो थे वो इसको इकट्ठा करते थे, इसका ज़ख़ीरा करते थे, इसकी कलेक्शन करके इसको यूरोप भेजते थे और बहुत महंगे दामों बेचते थे। वी फाइंड डैट आइवरी इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली मैंशनड। अब जो है ना, आइवरी जो है इसके नावल में मेन एक्सपोर्ट है, मेन जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ है, जिसके ज़रिए जो है वो सारी अर्निंग करते हैं। इसको हासिल करने का लोगों के अंदर ग्रीड होता है, लालच होता है, हवस होती है।
आइवरी डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ द मैनेजर। अब जो मैनेजर है ना, जिसका नाम मिस्टर कर्ट्स है, उसकी थॉट्स पे जो है ये छाई हुई है। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइवरी को, ज़्यादा से ज़्यादा हाथी दांत को इकट्ठा करे। The brickmaker and several white agents, Marlowe calls these agents as faithless pilgrims। अब कुछ लोग हैं वहाँ पे, एक ब्रिक मेकर है, ब्रिक मेकर जो है ईंटें बनाने वाला जो है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता। कोई ईंट जो है वो वहाँ पे स्टेशन पे बनी हुई नज़र नहीं आई। और जो एक वाइट एजेंट है जो वहाँ का मैनेजर है, इनको जो है ना मार्लो ने कहा है फेथलेस पिलग्रिम्स, मतलब बेईमान हाजी, मतलब जो अपनी ड्यूटीज़ को जो है परफॉर्म नहीं करते, अपनी ड्यूटीज़ के साथ सिंसियर नहीं हैं। आइवरी आल्सो डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ मिस्टर कर्ट्स। अब आइवरी जो है मिस्टर कर्ट्स की थॉट्स पे भी उसने कब्जा किया हुआ है। ही बिकेम एन ऑब्सेस्ड विद इट। वो जो है इसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। द मैनेजर ऑफ सेंट्रल स्टेशन टेल्स मार्लो डैट मिस्टर कर्ट्स collects more amount ivory than all the other agents। अब क्या है कि वो जो वहाँ का जो सेंट्रल स्टेशन का जो मैनेजर होता है ना, वो मार्लो को बताता है कि मिस्टर जो कर्ट्स है ना, उसने जो है तमाम मैनेजर से ज़्यादा, तमाम लोगों से ज़्यादा आइवरी को कलेक्ट किया हुआ है। एंड द रशियन टेल्स मार्लो डैट on one occasion Mr. Kurtz threatened to kill him if he did not surrender a small more amount of ivory than all other agents of the company। कि उसने जो है ना, जो मिस्टर कर्ट्स हैं, उसने जितने भी कंपनी के एजेंट हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो आइवरी, सबसे ज़्यादा हाथी के दांत इकट्ठे किए हुए हैं। एंड द रशियन टेल्स Marlowe that on one occasion Mr. Kurtz threatened to kill him if he did not surrender a small quantity of ivory to him, which the Russian had received as a gift from a native tribal chief। अब क्या है कि उस एक रशियन जो है ना, वो मार्लो को बताता है कि मिस्टर कर्ट्स जो है ना, वो आइवरी के लिए उसके अंदर इतनी हवस है, इतना लालच है कि उसने एक दफ़ा, एक रशियन आदमी था जिसको कोई गिफ्ट के तौर पे जो था ना थोड़े आइवरी के पीसेस मिले थे छोटे छोटे, तो उसने उसको धमकी दी थी कि वो ये जो आइवरी है ना उसके हवाले कर दे, वरना वो उसको मार देगा। हेयर आइवरी सिम्बोलाइजेज द वाइट मैंस ग्रीड एंड देयर कमर्शियल मैंटेलिटी। कि इसके ज़रिए जो है, जो हमें ये बताया गया है कि वाइट मैन किस तरह के लालची इंसान है और किस तरह की मैंटेलिटी रखते हैं, किस तरह की जहनीत रखते हैं। एडवर्ड सैड डिफाइंस इम्पीरियलिज्म इन हिज बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। Imperialism means the practice, the theory, and the attitude of a dominating metropolitan कल्चर डेट रूल्स अ डिस्टेंट टेरिटरी। के इम्पेरियलिज्म कहते हैं कि ऐसी कोई प्रैक्टिस, कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा कोई रवैया जो कि दूर दराज, जो कि कोई सल्तनत हो या कोई इलाका हो या कोई जो है ना जगह हो, जहाँ पे उस पे वहाँ के लोगों के कल्चर पे, उनकी सोचों पे, उनके लाइफस्टाइल पे, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया जाए, इसे इम्पीरियलिज्म कहते हैं। The sights the sight seen by Marlowe when he gets down from the steamer और of a depressing kind। अब क्या है कि जब वो स्टीमर से नीचे उतरता है ना, कश्ती से नीचे उतरता है, तो वहाँ पे कुछ वो चीज़ें देखता है जो उसको बहुत परेशान कर देती हैं, बहुत डिप्रेस कर देती हैं। इट डिपेक्ट्स द रशनेस एंड द मिजरी ऑफ द नेटिव्स ऑफ कॉन्गो। ये वहाँ के लोगों के बदतरीन हालात हैं जो कॉन्गो में रहते हैं। द शेयर फर्टिलिटी ऑफ द वाइट मैंस seemingly useful work। The Marlowe sees a number of black people, mostly necked, moving about like ants। कि वो वहाँ पे लोगों को भूखे नंगे देखता है जो कि कीड़ियों की तरह, चूंटियों की तरह जो है ना इधर उधर फिर रहे हैं। लेटर ही सेज हाफ अ डजन मैन चेन टू वन अनदर। फिर वो देखता है कि तकरीबन आधी से लेके एक दर्जन तक लोग हैं जो है ना चेन्स में, यानी वो जंजीरों के साथ उनको जकड़ा हुआ है। ईच ऑफ देम वर वेयरिंग एन आयरन कॉलर अराउंड हिज नेक। उनके जो गर्दन के इर्द गिर्द जो वो एक वो कड़ा सा डाला हुआ होता है ना कैदियों को, वो उनके डाला हुआ है गर्दन पे। दीज मैन आर क्रिमिनल्स हु हैव वायलेटेड द लॉज। ये वो आदमी जो है क्या मुजरिम हैं जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। मार्लो फील्स डीपली अपसेट टू सी दिस साइट। मार्लो को ये चीज़ें देख कर बहुत अफसोस होता है, ये मंज़र देख के उसका दिल बहुत दुखता है। दी साइट्स कॉन्वे द कैलोसनेस। कैलोसनेस कहते हैं बेबी को, या बे जो बिल्कुल जो किसी चीज़ के लिए दर्दनाक चीज़ें होती हैं।
ऑफ द वाइट मैन टुवार्ड्स द नेटिव्स के, यानी किस तरह के वो बेहिस लोग हैं, उनकी बेहिसी को बयान बयान करता है कि वाइट मैन्स के दिल में ब्लैक पीपल के लिए बिल्कुल भी जो है हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। द fertility of the white man struggle become even more evident to see certain employees of the trading company which has sent Marlowe to Congo। अब फिर वो वाइट मैन्स की जो स्ट्रगल को, उनकी उनकी जो यानी बेकार अपनी ड्यूटी को जो है ना, अपना वक्त किस तरह से ज़ाया करते हैं, उनको बयान करता है कि वहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपनी के जो दो मुलाजमों से मिलते हैं ना, द मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन कुड इंस्पायर नीदर रिस्पेक्ट नॉर लव नॉर फियर, कि वहाँ का जो मैनेजर है उसके अंदर कोई चीज़ उसको नज़र नहीं आती, ना एहतराम, ना मोहब्बत, ना कोई खौफ। ही कुड he could inspire only uneasiness। मार्लो डिस्क्राइब्स अ ब्रिक मेकर एज अ पेपियर मैकी मेफिस्टोफिलिस, के वहाँ का जो मैनेजर था ना, वो बिल्कुल उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, वो फजूल किस्म का जो एक रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद ब्रिक मेकर की बात होती है। ब्रिक मेकर को वो ना पेपियर मैकी मेफिस्टोफिलिस कहता है। ही मेक्स नो ब्रिक्स, वो ईंटें तो नहीं बनाता, सिर्फ उसका नाम ब्रिक मेकर है। ही एक्ट्स एज अ स्पाई फॉर द मैनेजर, बल्कि वो एक मैनेजर का जासूस है, वो जासूसी करता है वहाँ पे सिर्फ। The agent loitering around the central station are idlers having no work to do but only to gossip, to speak ill to of one another। फिर क्या है कि वो लोग जो हैं सेंट्रल स्टेशन के जो लोग हैं वहाँ पे इर्द गिर्द जो फिर रहे हैं, वो उनका भी कोई काम नहीं है, वो सिर्फ गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। एंड टू हैच इंट्रीग्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्वेज हिज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड डिस अप्रोबेशन ऑफ दिस वाइट मैन। तो जो कॉन्ड्रेड है ना, वो मार्लो के करेक्टर के ज़रिए वाइट मैन की सारी ड्यूटीज़ को, सारे उनके रोल को जो है डिसअप्रूव कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं, ये अपनी एजुकेशन को, अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटीज़ को राइट पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। इट इज़ इक्वली डिस्गस्टिंग मार्लो टू द वॉच द मैनर दस द वाइट मैन are absolutely unconcerned about the welfare of the men or whose labor and tail they are earning profit। इसके अलावा जो है उनका मेन मकसद जो है उनकी ज़िंदगी का, वाइट पीपल का, ये है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न करना है। वो किसी तरह भी करें, वो जायज़ तरीके से करें या नाजायज़ से करें, लेकिन उनका काम अर्निंग करना है। वो अपनी ड्यूटी से उनका कोई कंसर्न नहीं है, वो अपने फ़राइज़ को बिल्कुल भी अदा नहीं करते। मिस्टर कर्ट्स हैज़ डन नथिंग टू अपलिफ्ट द नेटिव्स। मिस्टर कर्ट्स जो थे, वहाँ के लोग उनको अपना देवता मानने लग गए थे, अपना जो था लीडर मानते थे, लेकिन उसने फिर भी जो था उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वहाँ के नेटिव्स की कुछ नहीं था किया। इंस्टेड ही हिमसेल्फ हैज़ बिकम अ सैवेज इन देयर कंपनी एंड फेल टू एक्सरसाइज एनी सेल्फ रेस्ट्रेंट। बल्कि वो तो खुद वहाँ के जो था ना, वहाँ की बुराइयाँ थी, तो वहाँ का जो वहशीपन था ना, वहाँ का हिस्सा बन गया था। हालांकि भेजा तो उसको इसलिए गया था ना कि वो वहाँ के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को चेंज कर सके, लेकिन उसने क्या किया था कि ख़ुद भी जो था ना वो उस माहौल में जज़ब हो गया था। Once he had written down the following words conveying an opposite मैसेज, के उसने जो कुछ अल्फाज लिखे हैं वो उनका अपोजिट मतलब निकलता है, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूड्स। इनफैक्ट इट प्रूव्स आयरनिक के इसका मतलब यानी किसी भी चीज़ के जो है ना, हर चीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी को उसके साथ सिंसियर नहीं है। इन अ नट शेल हार्ट ऑफ डार्कनेस कॉन्वेज टू अस अ डिसीट फ्रॉड रॉबरीज arson, murder, slave trading and cruelty of the Belgian role in Congo। कि हम आर्ट ऑफ डार्कनेस में जो है हर तरह की जो बुराई है, वो फ्रॉड है, वो डाका जनी है, कत्ल गारत है और तजारत है या ड्यूटीलेसनेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्गो रिवर में जो बेल्जियन रूल है वहाँ पे मिलती हैं। इंडीड द ब्रूचल फर्टिलिटी ऑफ द बेल्जियन इंपीरियलिस्ट रूल इज़ मेमोरेबली कैप्चर्ड थ्रू दिस नावल। कि वहाँ के जो बेल्जियन के जो इंपीरियलिस्ट हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किस तरह से जो हैं वो अपनी ड्यूटी से जो है अपने लोगों के साथ जो है ना बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, वो भी इस नावल के ज़रिए दिखाया गया है। वी कैन से डैट कॉनरड
not only exposes the hollowness of Belgian imperialist rule over Congo, but he also indirectly reminds us of British imperialism in various countries of the world. कि उसने जो है इस imperialism के ज़रिए, इस imperialist rule के ज़रिए सिर्फ बेल्जियन को शो कर नहीं किया, बल्कि वो सिम्बोलाइज़ कर रहा है और हमें दिखाना चाह रहा है कि किस तरह जो ब्रिटिश लोग हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, इम्पीरियलिज़म कर रहे हैं और लोगों के हकूक़ के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं। उनको उन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनको अपने उनके जो है ख्वाहिशात को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को उनसे छीन लिया हुआ है और उनकी हर सोचों पे, उनके ड्रेसिंग पे, उनके लाइफस्टाइल पे, हर चीज़ पे काबिज़ हो चुकी हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई है, और अगर कोई किसी भी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।